वेलकम एवरीबॉडी, इट्स योर रिलायबल चैनल PKD एजुकेशन। मैं हूं प्रभात कुमार, आपके साथ जुड़ गया हूं न्यू सेशन के साथ। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कशन करेंगे ये जो आपका चल रहा है कॉमर्स का क्लास चल रहा है और ये जो आपका पेपर 2 है और हम डिस्कशन कर रहे हैं लेक्चर 6। प्रीवियस क्लास जो था लेक्चर 5 था और कॉमर्स के बेसिस में ये जो भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, पहले हम 50 तक क्वेश्चन डिस्कशन कर चुके हैं और आज का जो हम डिस्कशन करेंगे 51 से लेकर 60 तक क्वेश्चन हम डिस्कशन करेंगे, जो कि इस सेशन का क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ सब क्लास में जो भी मैं क्वेश्चंस लाता हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को देखकर मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आता हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं चाहता हूँ ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप रेगुलर बेसिस में देखिए और डिस्कशन कीजिए और आप ये जो क्वेश्चंस रिवाइज भी कीजिए। सो फ्रेंड्स, देखते हैं आज का इस सेशन में क्या है। आज का इस लेक्चर में कौन कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, इससे क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके साथ कुछ डिस्कशन करना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, ये जो प्रीवियस क्लास था आपका जो कुछ क्लास था ये जो माइक का थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो गया था, इसी की वजह से साउंड का थोड़ा बहुत कम साउंड आ रहा था। सो मैं ट्राई करूंगा ये जो क्लास चल रहा है मुझे आप कमेंट में भेज दीजिएगा। अगर साउंड का कुछ इश्यू आ रहा है मुझे ये माइक फिर से चेंज करना पड़ेगा तो फिर आप मुझे कमेंट में भेज देना। देखते हैं क्या है फ्रेंड्स आज का इस सेशन में, क्या है आज का इस क्लास में। चलो फ्रेंड्स, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। लेइस-फेयर पॉलिसी इज एडॉप्टेड इन, ये जो लेइस-फेयर पॉलिसी एडॉप्ट किया गया था, ये जो कौन सा सिस्टम में ये जो लेइस-फेयर पॉलिसी एडॉप्ट किया गया था, कौन कौन सा ऑप्शन दिया गया है आपको देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है सोशलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम्स, सेकेंड ऑप्शन दिया गया है आपको कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम, थर्ड ऑप्शन आपको दिया गया है मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम एंड फोर्थ ऑप्शन आपको दिया गया है कम्युनिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम्स। इसमें से फ्रेंड्स आपको क्या लगता है, आप थोड़ा इसको टर्म्स को याद रखना। ये जो लेइस-फेयर पॉलिसी दिया गया है किस सिस्टम के अंदर इसको अडॉप्ट किया गया था, तो ये जो ऑप्शंस को आप थोड़ा याद रखना। ये जो है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर इसको एडॉप्ट किया गया था। इसमें से जो ऑप्शन है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम, सो इसमें से जो है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये जो टर्म्स का आपको याद रखना, ये जो लेइस-फेयर पॉलिसी इसको एडॉप्ट किया गया था कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर इसको एडॉप्ट किया गया था। इस टर्म को आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा और आप बार बार देखने से या फिर 2-3 बार इसको थोड़ा याद रख लेना फ्रेंड्स। देखते हैं आगे क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले थोड़ा हम पेन का ये जो कलर है थोड़ा चेंज कर देते हैं, क्या है। चलो फ्रेंड्स, ये येलो ही रहना चाहिए आज। देखते हैं और क्या है आज का इस सेशन में। सेकेंड क्वेश्चन आप सबके सामने आ गया फ्रेंड्स, देखते हैं चलो क्या है सेकेंड क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपटीशन एक्ट 2002। इसमें से जो आपको दिया गया है 2002 में एक कंपटीशन एक्ट था, इस एक्ट में कौन सा एक से रेफरेंस जो पेन है लेना भूल गए थे, देखते हैं। ये जो 2002 में एक कंपटीशन एक्ट था, इसमें से जो है कंपटीशन एक्ट में कुछ ऑब्जेक्टिव दिया गया है। इसमें से कौन सा रॉन्ग आंसर है, कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है, हमें इसका आंसर देना पड़ेगा। फ्रेंड्स, ये जो पेन थोड़ा है कुछ प्रॉब्लम आ गया पेन में, हमें कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। चलो फ्रेंड्स, पेन को फिर से चेंज कर देते हैं कलर को। देखते हैं फ्रेंड्स ये जो आपको दिया गया है क्वेश्चंस क्या है। चलो, इसमें से जो आपको पूछा गया था कंपटीशन एक्ट 2002 में ये जो ऑब्जेक्टिव है कौन सा एक ऑब्जेक्टिव नहीं आपको पूछा गया है, नॉट आपको लिखा गया इसमें से। सो फर्स्ट ऑप्शन क्या है प्रोहिबिशन ऑफ एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशंस। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है प्रोहिबिशन ऑफ एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, सेकेंड ऑप्शन दिया गया है प्रोहिबिशन ऑफ रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, थर्ड ऑप्शन प्रोहिबिशन ऑफ एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट, फोर्थ ऑप्शन दिया गया है रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशंस। इसमें से जो है ऑब्जेक्टिव कौन कौन सा है पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं। प्रोहिबिशन ऑफ एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशंस, ये जो सपोज किसका पोजीशन है हम डोमिनेट करते हैं उसको उस पोजीशन के हटाकर ये जो है एक प्रोहिबिशन, इसके अंदर एक ऑब्जेक्टिव है ये
2002 में जो कंपटीशन एक्ट था ये एक ऑब्जेक्टिव है। सो इसमें से ये तो करेक्ट आंसर हो गया। सेकेंड ऑप्शन, ये जो रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस है, रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस ये भी एक ऑब्जेक्टिव है, ये जो प्रोविजन लगाया गया है इसमें से ये भी करेक्ट है। एंड थर्ड ऑप्शन दिया गया एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट है, इसमें से जो भी इसमें भी ये एक ऑब्जेक्टिव है इसमें से। सो ऑप्शन सी भी, ये जो ऑप्शन ए बी सी तीनों ही करेक्ट है, कॉम्पिटिशन एक्ट में ऑब्जेक्टिव है। बट ये जो दिया गया है फोर्थ ऑप्शन रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ये एक ऑब्जेक्टिव नहीं है। सो इसी की वजह से ये जो ऑप्शन दिया गया ऑप्शन डी इज द रॉन्ग आंसर। मीन्स इसमें से जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इसमें से ये एक ऑब्जेक्टिव नहीं है। जो हमारा 2002 में कंपटीशन एक्ट था इसमें से जो रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशंस एक ऑब्जेक्टिव नहीं है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। फेमा सिग्निफाइज, इसमें से जो आपको पूछा गया है क्वेश्चन फ्रेंड्स, फेमा ये जो FEMA दिया गया है ये इसका फुल फॉर्म क्या है फेमा का, देखते हैं। फ्री एक्सपोर्ट मैनेजमेंट एक्ट, इसका फर्स्ट ऑप्शन दिया गया क्या, फ्री एक्सपोर्ट मैनेजमेंट एक्ट है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मॉनिटरिंग एक्ट, या फिर फ्री एक्सपोर्ट मार्केटिंग एक्ट। इसमें से जो आपको दिया गया है फ्रेंड्स कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इसमें से फ्री एक्सपोर्ट मैनेजमेंट एक्ट ये करेक्ट नहीं है कभी भी। फॉरेन एक्सचेंज मॉनिटरिंग कहाँ से आ गया, नहीं हो सकता ये। फ्री एक्सपोर्ट मार्केटिंग ये तो रंग है। इसमें से जो सही आंसर है आपको फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इसमें से जो आपको दिया गया है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ये जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसमें से फेमा का फुल फॉर्म है ये जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर इसमें से। द प्री लिबरेशन एरा ऑफ इंडियन इकोनॉमी वॉच अंडर द ग्रीव ऑफ, इसमें से जो आपको दिया गया है फ्रेंड्स क्या है, द प्री लिबरेशन एरा, ये जो आपको पूछा प्री लिबरेशन एरा एक था किसका, इंडियन इकोनॉमी का, वॉच अंडर द ग्रीफ ऑफ, किसके ये जो होल्ड करके रखे थे, ये जो प्री लिबरेशन एरा ऑफ इंडियन इकोनॉमी के जो प्री लिबरेशन एरा था वो किस टर्म्स को होल्ड करके रखे थे। देखते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट था क्या उस टाइम में, या फिर अंडर एम्प्लॉयमेंट, या फिर फिजिकल डेफिसिट, या फिर अनफेवरेबल एंड अलार्मिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट। उस टाइम जो था प्री लिबरेशन एरा ऑफ इंडियन इकोनॉमी जो था वो कौन से टर्म्स को ग्रीप करके रखे थे, वो कौन से टर्म को वो इंक्लूड करते थे, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, अंडर एम्प्लॉयमेंट भी नहीं है, फिजिकल डेफिसिट भी नहीं है। ये जो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इस टर्म्स को आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। ये जो है अनफेवरेबल एंड अलार्मिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसमें से जो ऑप्शन है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, अनफेवरेबल एंड अलार्मिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये जो द प्री लिबरेशन एरा ऑफ इंडियन इकोनॉमी था वो किस टर्म्स को होल्ड करके रखे थे, या फिर वो अंडर द ग्रीफ ऑफ वो द अनफेवरेबल एंड अलार्मिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट। सो इसमें से जो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द अमाउंट क्लेम्ड बाय ए कंज्यूमर एज compensation is rupees 89 lakhs, the case under the Consumer Protection Act shall be filed with। देखो ये जो आपको दिया गया है, अगर एक कंज्यूमर का कुछ प्रॉब्लम हुआ है, कंज्यूमर का सपोज कुछ लॉस हुआ है, वो कंपनसेशन चाहता है, उसका कंपनसेशन अमाउंट कितना है 89 लाख, उसका जो कंपनसेशन एक्ट है उसका 89 लाख से वो केस करना चाहता है, केस फाइल करना चाहता है, कंज्यूमर केस जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अंदर वो केस फाइल करना चाहता है। वो किसके साथ मिलकर ये जो केस फाइल कर सकता है, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर रिड्रेसल फोरम के साथ, या फिर स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन के साथ, या फिर नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन के साथ, या फिर सुप्रीम कोर्ट के साथ। इसमें से आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट लगता है फ्रेंड्स, वो जो कंज्यूमर जो उसका बहुत सारा लॉस हुआ है, वो 89 लाख वो कंपनसेशन चाहता है, वो तो केस करना चाहता है, केस फाइल करना चाहता है उसके अगेंस्ट में, वो अगर केस फाइल करना चाहता है वो किसके साथ मिलकर ये जो केस फाइल कर सकता है। इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा फ्रेंड्स, आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट लगता है इसमें से। देखते हैं फ्रेंड्स क्या है आज का इस सेशन का ये जो क्वेश्चन आपको क्या आंसर लगता है फ्रेंड्स। चलो देखते हैं, इसमें से जो सही आंसर है वो जो मैंने आपको पहले कुछ टर्म्स बताया था, ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल था, स्टेट लेवल था, नेशनल लेवल था, सुप्रीम कोर्ट तो जाएगा, उसमें से कुछ टर्म्स होल्ड किया था। अगर आप उस टर्म्स को फिर से जाकर फिर से रिवाइज कर दो तो फिर आपको ये इजीली पता चल जाएगा। सो फ्रेंड्स मैं और आपको इलेबोरेटली डिस्कशन नहीं कर सकता, मैं डायरेक्टली आपको आंसर ही बता देता हूँ। इसमें से जो वो किसके साथ मिलकर वो केस फाइल कर सकता है वो है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन के साथ। ये जो है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन के साथ मिलकर वो जो केस फाइल कर सकता है, ऑप्शन
बी इज द करेक्ट आंसर इसमें से। भाट इज इम्पोज्ड, ये जो भाट है, भाट किसके ऊपर अप्लाई किया जाता है? जो भाट है, भाट इज इम्पोज, ये जो इम्पोज किया जाता है भाट को, वो किसके ऊपर भाट को इम्पोज किया जाता है? डायरेक्टली ऑन कंज्यूमर, ये जो भाट है डायरेक्टली कंज्यूमर के ऊपर ये जो भाट को इम्प्लीमेंट किया जाता है या फिर इम्पोज किया जाता है ऑन फाइनल स्टेज ऑफ प्रोडक्शंस, या फिर जब भी प्रोडक्ट पूरा फाइनल स्टेज तक पहुंचेगा उसके बाद उसको क्या भाट को अप्लाई किया जाता है, या फिर ऑन ऑल स्टेजेस फ्रॉम प्रोडक्शन टू फाइनल सेल्स, या फिर इसमें से जो दिया गया है ऑन ऑल स्टेजेस फ्रॉम प्रोडक्शन टू फाइनल सेल्स, जब भी ये प्रोडक्शन होगा और फाइनल सेल्स जो होगा तब ये जो अप्लाई किया जाता, माने जब ये जो इसका मतलब है ऑल स्टेजेस, इसके जो रॉ मटेरियल से परचेज से लेकर जब भी प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होने के बाद जिसने इस टर्म्स को या फिर वो गुड्स को होल्ड करेंगे वो फाइनल सेल्स तक सबके ऊपर भाट को इम्पोज किया जाएगा, या फिर नन ऑफ द, इसमें से जो है डायरेक्टली कंज्यूमर के ऊपर नहीं किया जा सकता, फाइनल स्टेज भी नहीं है। इसमें से जो ऑप्शन है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसका जो मैन्युफैक्चरिंग होने से लेकर फाइनल स्टेज तक कंज्यूमर के पास पहुंचने तक ये सबके ऊपर भाट को इम्प्लाई, सबके ऊपर ये जो भाट लगता है। सो ये जो है एक ही फट, बट ये जो प्रोसेस वाइज उसको अप्लाई किया जाता है। सो भाट इज इम्पोज्ड ऑन ऑल स्टेजेस फ्रॉम प्रोडक्शन टू फाइनल सेल्स। इसमें से जो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं फ्रेंड्स आज का ये जो क्लास है 7th नंबर या फिर 57 नंबर क्वेश्चंस क्या है। व्हिच अमंग द फॉलोइंग हैव नॉट बीन ऑफर्ड फॉर प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशंस। इसमें से जो आपको दिया गया है फ्रेंड्स, ये जो कुछ सेक्टर्स दिया गया है इसमें से आपको, इसमें से कौन सा एक सेक्टर है जो कि प्राइवेट सेक्टर उसमें से पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, या फिर वो प्राइवेट सेक्टर जो है उसमें से पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, या फिर उस तरह जो बिजनेस है उसको उन्होंने हैंडल नहीं कर सकते हैं, वो उनको एंट्री ही नहीं उसमें से। इसमें से जो दिया गया आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट लगता है नॉट बीन ऑफर्ड फॉर प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। ये जो है टर्म से प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन के लिए पार्टिसिपेशन नहीं कर सकते हैं प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट जो सेक्टर है। सो प्राइवेट फर्स्ट ऑप्शन किया था कि पावर सेक्टर। पावर सेक्टर तो आप तो देखे हैं गवर्नमेंट कुछ टाइम होल्ड किया, उसके बाद वो प्राइवेट को सबमिट कर दिया, और ये तो प्राइवेट सेक्टर हो सकता है, ये तो प्राइवेट सेक्टर वो कॉम्पीट कर सकते हैं या फिर वो टेक ओवर भी कर सकते हैं। टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर, इसमें से तो बहुत सारे हैं, टेलीकम्युनिकेशन जो है वो बहुत सारा प्राइवेट सेक्टर इसमें से पहले से इन्वॉल्व है। और एजुकेशन सेक्टर, इसमें से तो भी तो गवर्नमेंट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर भी है, इसमें से प्राइवेट सेक्टर भी इजीली वो इंक्लूड हो सकते हैं, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मगर ये जो ऑप्शन दिया गया है रेलवेज, रेलवेज के अंदर सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जो है जो प्राइवेट सेक्टर को अलाउ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर ही, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ही इसको हैंडल करते हैं। सो इसमें से जो ऑप्शन है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आपको जो दिया गया है जो रेलवे से व्हिच, इसमें से जो रेलवेज है, रेलवेज जो ओपन नहीं है प्राइवेट सेक्टर्स पार्टिसिपेशन के लिए, ये तो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर के लिए है। प्लानिंग इज ए डेस्क प्रोसेस, इसमें से जो आपको पूछा गया प्लानिंग जो है वो किस तरह का प्रोसेस है। प्लानिंग जो है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, या फिर फ्लेक्सिबल है, या फिर टाइम बाउंड है, या फिर ऑल ऑफ दैट। ये जो सारे के सारे टर्म्स वो इंक्लूड होता है किसके अंदर, प्लानिंग के अंदर। गोल ओरिएंटेड भी है, फ्लेक्सिबल है और टाइम बाउंड है। ये तीनों की तीनों ऑप्शंस ये जो सही है, एक प्रोसेस है प्लानिंग के। सो इसमें से जो ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इसमें से ये जो प्लानिंग सारे के सारे टर्म्स को वो इंक्लूड करते हैं। ये जो प्रोसेस सारे के सारे गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, फ्लेक्सिबल प्रोसेस है, टाइम बाउंड भी प्रोसेस है। देखते हैं फ्रेंड्स ये जो आपके लिए आ गया सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, आज का सेशन का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। देखते हैं क्या है ये जो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आपके लिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एनसीओ टू द कंज्यूमर इन द ग्लोबलाइजेशन। इसमें से जो टर्म्स दिया गया है कुछ आपको, इसमें से कौन सा जो वो फॉलो नहीं करते हैं एनसीओ टू द कंज्यूमर इन द ग्लोबल, उनको कंफर्म नहीं किया जाता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एनसीओ टू द कंज्यूमर इन द ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन में कंज्यूमर को कुछ टर्म्स होता है वो कंफर्म नहीं करते हैं, एनसीओ नहीं करते हैं। इसमें से कौन सा वो टर्म है। लोअर प्राइसेस, जब भी लोअर प्राइस होगा कंज्यूमर को पता चल जाएगा। बेटर सिलेक्शन से तो कंज्यूमर के हाथ में ही है, वो कैसे प्रोडक्ट को सिलेक्शन कर सकते हैं। क्लियर ओरिजिन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या फिर क्लियर ओरिजिन पता सकते हैं गुड्स और सर्विसेज का, या फिर इम्प्रूव सर्विसेज, या फिर जब भी कुछ सर्विस इंप्रूव किया जाता है वो तो कंज्यूमर को पता चल जाएगा। इसमें से जो ऑप्शन है ए, बी एंड सी, ये तीनों की तीनों टर्म्स से वो
करेक्ट आंसर है, मगर इस जो क्वेश्चंस के बीच में कौन सा एक रॉन्ग आंसर है वो पूछा गया है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आंसर्ड द कंज्यूमर, इसमें से जो कौन सा टर्म कंफर्म नहीं किया जाए कंज्यूमर को, क्लियर ओरिजिन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। वो कंज्यूमर को कंफर्म नहीं करते हैं, आंसर नहीं करते हैं, उसके बारे में नहीं बताते हैं ठीक से ओरिजिन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर इसमें से, क्लियर ओरिजिन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फ्रेंड्स हम आ गए हैं हमारा ये जो लास्ट क्वेश्चंस के ऊपर आज का सेशन का। देखते हैं क्या है लास्ट क्वेश्चंस। इससे पहले फ्रेंड्स मैं आपको फिर से डेली बेसिस में जब भी क्लास लाता हूँ आपको बोलता हूँ, ये जो क्लास अगर आपको अच्छा लगता है फ्रेंड्स, आप इसको बहुत ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी हमें कर दीजिए अगर आपका कुछ भी डाउट होता है। मैं हमेशा वेट करता हूँ आपका कमेंट को लेकर, कब आपका कमेंट आएगा और कैसा कैसा आपको क्लास कैसा लगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है मुझे आप कमेंट में भेज दीजिए। और आपका फ्रेंड सर्किल में जो भी कुछ है, आप जो भी फ्रेंड्स है आप उनको भी बोल दीजिए, उन्हें शेयर कर दीजिए और उनको भी बोलिए वो भी जैसे इस चैनल को या फिर इस क्लास को शेयर कर देंगे। इसमें से हमारा थोड़ा प्रमोट भी कर दीजिए फ्रेंड्स। और चलो देखते हैं, ये जो डेली बेसिस में मैं भी कुछ ट्राई करता हूँ न्यू लाने के लिए। हर क्लास में मैं आपको कुछ न्यू जैसे कि प्रोवाइड कर सकता हूँ और आपको जैसा अच्छा लगे क्लास, जैसे बहुत अच्छे से समझ आएगा, इस तरह मैं भी ट्राई करता हूँ बहुत सारा। सो फ्रेंड्स, और ये जो चैनल है उसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए फ्रेंड्स, और आपको फ्रेंड्स को भी बोल दीजिए जो भी अभी तक ये जो चैनल है PKD एजुकेशन इसको सब्सक्राइब नहीं किया है उनको भी बोल दीजिए सब्सक्राइब करने के लिए। और ये जो क्लास है जो बेल आइकन है, बेल आइकन भी क्लिक कर दिए, जैसे कि मैं न्यू जो क्लास आपके लिए लेकर आ रहा हूँ आप पहले सबसे पहले देखने के लिए ये जो सब्सक्राइब कर दीजिए PKD एजुकेशन चैनल को। चलो फ्रेंड्स, बहुत सारे बात कर दिए हैं, अब हम चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस के ऊपर। ये जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का इस सेशन का। फॉर द पर्पज ऑफ एन इंक्वायरी अंडर द MRTP एक्ट द कमीशन हैज़ द पावर इक्विवेलेंट टू। ये जो पर्पज है इंक्वायरी होगा MRTP एक्ट के अंडर। सपोज कुछ पर्पज लेकर एक इंक्वायरी बैठा जाएगा MRTP एक्ट के अंडर, द कमीशन हैज़ द पावर इक्विवेलेंट टू। जो कमीशन होगा उसका पावर कैसा होगा, किसके साथ उसका पावर मैच कर सकता है, वो कौन सा जो है एक बहुत ज़्यादा सिविल कोड का जितना पावर है वो क्या इक्वल हो सकता है। ये जो कमीशन का जो वो MRTP एक्ट के अंडर जो भी कुछ पर्पज लेकर एक इंक्वायरी कमीशन बैठाएंगे, या फिर कंज्यूमर कोर्ट के पावर के साथ इक्वल हो सकता है, या फिर हाई कोर्ट के पावर के साथ इक्वलेंट हो सकता है, या फिर नॉन ऑफ दिस। इसमें जो ऑप्शन है सिविल कोड के साथ उनका पावर इक्विवेलेंट है। इस टर्म्स को भी आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा फ्रेंड्स। ये जो है पर्पज है इंक्वायरी जो बैठा जाएगा MRTP एक्ट के अंडर, अगर कुछ पर्पज लेकर ये जो कमीशन होगा, ये जो कमीशन इसका पावर सिविल कोड के पावर के साथ इक्विवेलेंट होगा, या फिर सिविल कोड जो भी डिसीजन लेगा वो डायरेक्टली कमीशन जो बैठा जाएगा वो कमीशन को सिविल कोड को पावर को यूटिलाइज कर सकते हैं और वो डायरेक्टली वो डिसीजन ले सकते हैं। सो इसमें से जो ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसमें से फ्रेंड्स ये था आपका जो सिविल कोड इज द करेक्ट आंसर। ये था फ्रेंड्स आज का 10 क्वेश्चंस जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको और भी मेरा प्रीवियस क्लास में ये जो क्लास जो भी कुछ मैं डिस्कशन कर चुका हूँ आप उसको जाकर रेफ़र कीजिए, देखिए, और उस चैनल को अगर उस वीडियोस को आपको कुछ भी डाउट होता है मुझे आपको कमेंट में भेज दीजिए। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये क्लास आज का एफर्ट कैसा लगा हमें कमेंट में भेज दीजिए, और आपको सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल को। अगर आपको अच्छा लगता है लाइक कीजिए, अगर नहीं भी अच्छा लगता है तो फिर आपको ये जो क्लास है क्लास को पूरा देख लीजिए। सो चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर से न्यू सेशंस, न्यू लेक्चर एंड न्यू क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स आप अच्छे रहिए, और ये जो भी क्लास मैंने आपको अभी तक प्रोवाइड किया है आप उसको क्लास को जाकर फिर से रिवाइज करके फिर से देख लीजिए। So thank you friends, take care, all the best.